नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं राजनीतिक समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार कुमार दिनेश। मेरी दाहिनी तरफ हैं प्रियरंजन भारती, ये भी राजनीतिक समीक्षक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इन दोनों की राय जानेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। एनडीए ने एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता माना है और ये कहा है कि एनडीए फिर से पावर में आई तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार पहली बार 2005 में सत्ता में आए, तब से 15 वर्ष गुजर गए और अभी फिर एनडीए की ओर से वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। क्या नीतीश कुमार में वही कार्यक्षमता, वही लोकप्रियता, वही तारतम्यता और वही जिजीविषा आज भी बची है, 2020 में भी है, जो 2005 में देखी गई थी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? दिनेश जी, क्या आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार में क्या बदलाव आया है 2005 और 2020 के नीतीश में? देखिए, वक्त बहुत कुछ बदलता है और वक्त के साथ जो बदलाव आता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो नैसर्गिक चीज़ है, वो बदलाव आना ही है। नीतीश कुमार जी में भी बहुत सारी योग्यता, बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन कमियां भी हैं। कोई भी मनुष्य कंप्लीट नहीं होता है और बदलाव प्रकृति का नियम भी है, बिल्कुल। और बदलाव लोकतंत्र का भी नियम है। वरना इस भारतीय संविधान में किसी भी पद के स्थायी होने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सभी में कहा गया 5 वर्ष बाद चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर हम बदलाव नहीं करते हैं, 5 वर्ष बाद चीजें नहीं बदलती हैं, नेतृत्व में, कार्यशैली में, तो एक जड़ता आ जाती है। और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस का शासन जब बहुत लंबे समय तक रहा, हम लोग जेपी आंदोलन में रहे और हम लोगों ने यही सब नारे भी लगाए कि जो जड़ता राजनीति और व्यवस्था और प्रशासन में लंबी जड़ता की वजह से आई, उसको दूर करने के लिए ही ये बदलाव लोकतंत्र में वैधानिक व्यवस्था भी है। जी, तो अब प्रियरंजन भारती, क्या नीतीश कुमार में जड़ता आ गई है? जैसा कि कुमार दिनेश बता रहे हैं कि हर चीज़ में समय के हिसाब से जड़ता आती है, ठहराव आता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जड़ता तो है। और अगर जड़ता नहीं होती तो ये स्लोगन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अब पिछले कुछ एक वर्षों से आपने भी देखा होगा कि स्लोगन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दहेज मुक्त ब्याह करो, शराबबंदी कितनी सफल है, क्या उसका खामियाजा जनता नहीं भुगत रही है? इस सवाल के जवाब आपको बहुत बेहतर मालूम होंगे। क्या बिहार में वो अब उतनी ही हनक के साथ सत्ता का संचालन कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात आती है, निचले लेवल पे जाए, आप पैमाना तय कर दिया है कि आप इस सर्टिफिकेट के लिए इतने दिनों तक वेट करेंगे, उसके बाद मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको वहाँ दक्षिणा नहीं देनी पड़ रही है? बिना दक्षिणा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। खुद मैं भुक्तभोगी हूँ। क्या 2005 में ये स्थिति नहीं थी जब वो पहली बार बने थे? 2005 में ये तब की स्थिति दूसरी थी, जिसे जंगल राज कहा जाता था। वो लालू राबड़ी शासन का एक दौर था, भयावहता थी, उसकी पिक्चर दूसरी थी और उसके कारण एक बदलाव के मूड में बिहार की पूरी जनता आ चुकी थी। और आपको बेहतर याद होगा कि तब भाजपा ने नीतीश को प्रोजेक्ट किया था, इसलिए कि इनके पास नेताओं की कमी, वैसे कोई डायनेमिक लीडरशिप की कमी। नीतीश में कुछ क्वालिटी तो है, इस क्वालिटी को मैं मानता हूँ। अब क्या है क्वालिटी, वो अलग विषय है, लेकिन आज वो क्वालिटी लगता है मुझे कुंद हो गई है। इनमें सिर्फ राजनीति, सत्ता के शीर्ष पर बने रहने की चाहत है और ये स्लोगन पॉलिटिक्स करने की। बिल्कुल। तो क्या नीतीश कुमार में सिर्फ सत्ता में बने रहने की, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने की चाहत है, और शासन का जो तौर तरीका होता है, शासन के लिए जो एक इच्छा शक्ति होती है और बदलाव की जो इच्छा शक्ति एक होती है, वो कहीं लैक है नीतीश में? ये लैकिंग तो है, और निश्चित रूप से यह मानवीय कमजोरी मैं इसे कहूँगा। कि मुझे याद आता है कि जब हम लोग नवभारत टाइम्स में काम करते थे और उन दिनों हमारे संपादक राजेंद्र माथुर जी हुआ करते थे, उस समय सुनील गावस्कर बहुत क्रिकेट के शीर्ष पर थे। और सुनील गावस्कर के संन्यास लेने की चर्चा जब हो रही थी, तो राजेंद्र माथुर जी ने एक बहुत प्यारा सा लेख लिखा था और उनका उसका शीर्षक लगाया था, शिखर पर घर नहीं होता। अच्छा।
तो किसी को भी शिखर पर घर बनाने की जरूरत नहीं है और न बनाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा के शिखर पर जो व्यक्ति जिनको हम लोग महानायक कहते हैं, उनको भी अगर वो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बाद वो कुछ और करते, कुछ क्रिएटिविटी अपने स्टाइल में बदलाव लाते, लेकिन उसी धरने पर तो उनकी वह छवि अब नहीं रह गई जो है। ये भी कहा जा रहा है कि नौकरशाही पर उनकी पकड़ भी कमजोर हाँ, हुई है। तो अब देखिए नीतीश कुमार जी जब पहली बार आए तो अपराध पर नियंत्रण, उनकी पहली यूएसपी अपराध पर नियंत्रण की थी, वो आज वो यूएसपी नहीं है। विकास की बात भी उन्होंने कही, विकास हुआ लेकिन यह करप्शन फ्री डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये विकास जो है एक तरह से भ्रष्टाचार का भी विकास हुआ, भ्रष्टाचार का विकास हुआ और भ्रष्टाचार को आवरण देने वाला विकास हुआ। तो अब जनता के सामने ये विकल्प एक तरह से डरावना विकल्प है कि क्या हम अधिकतम भ्रष्टाचार वाला विकास मॉडल एडॉप्ट करें नीतीश जी को लाके, और या विकासहीनता का मॉडल एक्सेप्ट करें, जिसको आप कहते हैं कि लालू राज का भय। तो वो विकासहीनता का भय है, अराजकता का भय है। और दूसरी तरफ ये है कि साहब ऐसा विकास होगा जिसमें पुल ढह जाएंगे, और ऐसा विकास होगा जो जबकि आपको जरूरत और जरूरतें ऐसी हैं, जो जरूरतें हैं वो काम नहीं हो रहा है, ढांचागत बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि उसमें वो मतलब इस तरह की है कि पैसे की लेन देन की। अब जैसे एक बड़ा उदाहरण मैं कहूँगा इनके विकास का जो मॉडल है, उसमें अब पटना में बड़ा ही खूबसूरत और ऐतिहासिक पटना म्यूजियम है, ब्रिटिशकालीन बना हुआ, बहुत सुंदर। वो म्यूजियम रहते हुए जब बिहार म्यूजियम बनाया, सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ काट डाले गए, उस म्यूजियम की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस पैसे से आप स्कूल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बना सकते थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और उस पर, ये मेरी निजी राय नहीं, इस पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, ये 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाने की क्या जरूरत है। यानी विकास जो हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट है। लेकिन उसमें भी तो भ्रष्टाचार हुआ ना, वो वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ जबरदस्त भ्रष्टाचार। तो ऐसा लगता है कि आप विकास जिसको कह रहे हैं, दरअसल वो विकास ऊपर से दिखाने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन दरअसल आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, उसकी नहर खोद रहे हैं। तो ये अभी बिहार के सामने बहुत बड़ी दुविधा है कि आप विकासहीनता चाहेंगे या भ्रष्टाचार में डूबा हुआ विकास चाहेंगे। तो ये जो कुमार दिनेश जी जो कह रहे हैं कि बिहार में ये स्थिति हो गई है कि या तो आप भ्रष्टाचार के साथ विकास चाहेंगे या फिर जंगल राज चाहेंगे, इसी दोनों के बीच जनता को चुनना है। तो नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार की चर्चा इन दिनों काफ़ी हुई, कई मामलों में हुई। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार, जहां इन्होंने ये किया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगा हमारा, और शुरू में कई अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े, एक बड़े अधिकारी के घर में स्कूल खोला गया, तो वो जो अभियान था इनका, वो अभियान क्यों कुंद पड़ गया? क्या मजबूरी रही या इच्छा शक्ति का अभाव हो गया? क्या ऐसा देखते हैं आप? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को आवरण देते हुए विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना इनकी एक क्वालिटी अपनी रही है। वो उस शैली की बात दूसरी हो जाएगी। मैं ये देख रहा हूँ, आप देखिए उदाहरण के स्वरूप में जनता दरबार इन्होंने कई वर्षों तक लगाया। कितने उदाहरण ऐसे हैं आपकी नज़रों में कि जनता दरबार में मिली शिकायत के आधार पर किसी अधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई की, उनको विस्थापित कर दिया। अगर उन पर हनक दिखाते, उन पर चाबुक चलती, तो शायद फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। लेकिन नीतीश का एक अपना स्टाइल है, और मुझे लगता है कि अब इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। और बीजेपी को इससे कहीं और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने इनको अपने कंधे पर बिठा रखा है। चेक एंड बैलेंस करने के लिए भाजपा कुछ कर सकती है, जंगल राज का भय दिखा सकती है, उसका बहुत लाभ लोगों में नहीं होगा, क्योंकि जंगल राज को बीते बहुत समय गुजर चुका है, नदियों में बहुत पानी बह चुका है, लोग लालू के उस अवतरण को लगभग भुला चुके हैं। यानी नीतीश कुमार की छवि पहले से गिरी है, बहुत गिरी है। और तो फिर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि उनको नेता अपना स्वीकार कर रही है? बीजेपी की मजबूरी दो है। पहली मजबूरी कि बिहार में कोई योगी नहीं है। भाजपा के अंदर इनको योगी जैसा कोई नेता चाहिए।
क्या वजह है कि हरियाणा दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भाजपा सत्ता में आ जाती है? बिहार जैसा नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रधानमंत्रित्व के लिए चुनाव जब होता है तो भाजपा स्वीप करती है और आपको भी विधानसभा ये में लगता है कि नीतीश कुमार की छवि पहले से गिरी है? हाँ बिल्कुल, ग्राफ गिरा है उनका? बिल्कुल उनका ग्राफ गिरा है, लेकिन वही बात है कि जैसे राजनीति में एक बात ये होती है, हमारे हम किसी चीज़ की परचेजिंग करें, चयन करें, खरीदें या वोट दें, हम न्यूनतम नुकसान को चुनते हैं। तो बिहार की राजनीति में अभी जो विकल्प उपलब्ध हैं या विपक्ष कहिए कि विपक्ष ने जो विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दी, विपक्ष जो है एक जिम्मेदार और क्रेडिबल और एक जिम्मेदार विपक्ष नहीं बन पाया, इसका भी लाभ नीतीश जी को मिल रहा है। मगर बीजेपी की क्या मजबूरी है? क्यों वो नीतीश को नेता भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये अकेले चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। जैसे कुछ राज्यों में उन्होंने गठबंधन की राजनीति तो नहीं की, जैसे हरियाणा का उदाहरण दे रहे हैं, तो अकेले चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास या जोखिम वो अभी नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे 2015 में लगभग अकेले लड़े थे तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तो अभी तक की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो त्रिभुज है कि भाई राजद, बीजेपी और जदयू, इन तीन में से दो भुजाएं जहां रहेंगी उसी की सरकार बनेगी। तो यही मजबूरी है भाजपा। तो ये दोनों विशेषज्ञों की ये राय है कि नीतीश कुमार की छवि जो 2005 से लेकर के 10 की थी वो छवि अभी नहीं है, उसमें गिरावट आई है और उनकी पकड़ सरकार पर, शासन पर, भ्रष्टाचार पर और विधि व्यवस्था पर हर चीज़ों पे कमज़ोर पड़ी है। मगर बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है या बीजेपी के पास इतना आत्मविश्वास नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़े या किसी दूसरे को नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। फैसला आपको करना है कि आप किसे वोट देते हैं। फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद, आप दोनों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।